अपन जो चित्र शैली पढ़ रहे थे, चित्र शैली में थोड़ा पहले रिवाइज कर लेते हैं जो पहले हमने पढ़ा था। क्यों, थोड़ा रिवाइज कर ले, स्टार्टिंग से शुरू करें। अपनी कॉपी खोल खोल के बोलना है ना, कॉपी लिखा ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले राजस्थानी चित्र शैली की बात करें तो नामांकन विशेष पे दोबारा बात करते हैं। तो राजस्थानी चित्रकला नाम किसने दिया? कर्नल जेम्स टॉड और कर्षणे दास। एक इसको राजपूत पेंटिंग नाम किसने दिया था? राजपूत पेंटिंग किसने कहा था? कुमार आनंद स्वामी और ओसी गांगुली और एवेल ने। फिर इसे राजपूत कला किसने कहा? W.H. ब्राउन ने। हिंदू शैली नाम किसने दिया? S.C. मेहता ने। फिर अपन बात पढ़े थे कि राजस्थानी चित्र शैली का जो विकास हुआ है अपभ्रंश है, किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। कौन सी शताब्दी में? 15वीं शताब्दी में। किसके अनुसार? राव कर्षणे दास के अनुसार। फिर अपन एक बात और पढ़े थे कि राजस्थानी चित्रकला को जैसे एकल चित्र प्रदर्शनी का श्रेय किसको जाता है? एकल चित्र प्रदर्शनी, याद करिएगा, राम गोपाल विजय वर्गीय को। और राजस्थानी चित्रकला को, आधुनिक राजस्थानी चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो कुंदनलाल मिस्त्री, जयपुर। इसके बाद हमने एक बात और पढ़ी थी कि राजस्थानी चित्र शैली के ऊपर जो प्रभाव रहा है, मुगल शैली का भी रहा है, गुर्जर शैली का भी रहा है, अजंता का भी रहा है ना, अजंता का भी रहा है, जैन शैली का भी प्रभाव रहा है। फिर अपन एक पढ़े थे 7वीं शताब्दी में तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने मरु प्रदेश में चित्रकार का उल्लेख किया है। शाबाश, कौन था? श्रृंगधार। श्रृंगधार था। इसके बाद हमने राजस्थानी चित्रकला को 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 4 भागों में। पर इससे पहले एक पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट रह गया। राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? कुमार आनंद स्वामी ने। कौन सी पुस्तक में? राजपूत पेंटिंग में। कब? 1916 को, है ना। फिर 4 भागों में बांटा आपने। कितने? 4। एक तो पढ़ा आपने सबसे पहले मेवाड़ शाखा, फिर मारवाड़ शाखा, फिर रुडाड़ शाखा, फिर अड़ोती शाखा। तो मेवाड़ शाखा में हमने पढ़ा था, याद हो तो, एक तो उदयपुर शैली, डूंगरपुर शैली, फिर उप शैलियां पढ़ी, नाथद्वारा है, देवगढ़ है, चावड़ है, शाहपुरा है, सावर, बनेड़ा, बेगू, ये उसके कुछ ठिकाने थे, ठिकाने पढ़े। इसके बाद हमें मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ में जोधपुर चित्र शैली, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, सिरोही पढ़े थे। ये बात आएंगी किसमें? मारवाड़ शैली में। इसके बाद रुडाड़ में पढ़े थे हम आमेर, जयपुर, शेखावाटी, अलवर, यही पढ़े थे। उसके कुछ ठिकाने की बात किए थे। इसके बाद हाड़ौती शाखा में हम पढ़े थे शाबाश, कोटा, बूंदी, झालावाड़, 12 नहीं था, और एक दुगारी ठिकाना पढ़ा था। इसके बाद हम सबसे पहले चर्चा किए थे मेवाड़। मेवाड़ शाखा में पढ़े थे हम उदयपुर। मुझे ये बताइए, जो राजस्थानी चित्रशैला में मेवाड़ की बात करें, उदयपुर की बात करें, नहीं, एक पर्सन और रह गया, याद आया। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक केंद्र क्या है? मेवाड़। और राजस्थानी चित्रकला का विचारधारा का केंद्र क्या माना गया? बूंदी। क्या माना गया? बूंदी माना गया। इसके बाद हम नेक्स्ट जो बात किए थे उदयपुर। उदयपुर चित्र शैली का विकास किसके काल में हुआ? माणा कुंभा के काल में। श्रवण काल किसके काल को माना गया? जगत सिंह के काल। चितेरोरी ओरी का है उदयपुर में, उदयपुर सिटी पैलेस में। चितेरोरी ओरी तस्वीरारो कारखाना मुगल शैली के प्रभाव में आए, जगत सिंह के काल में ऐसा पढ़े थे। और उदयपुर चित्र शैली पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव था गुर्जर शैली का था। सबसे पहले गुर्जर शैली का प्रभाव रहा, ये भी पढ़े। फिर हमने कुछ चित्रकार पढ़े थे उदयपुर चित्र शैली के। उदयपुर में जगजीव की कृपा से साहिब एरे का मन भरी हुई गंगा पर कमल में उमड़ा, कमल पर उमड़ा पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा कि मेवाड़ चित्र शैली के अंदर उदयपुर चित्र शैली का पहला उपलब्ध चित्र जो था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी, श्रावक है प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। अब ये बताइए, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी किसने चित्रित किया था? कमलचंद्र ने। किसने किया? कमलचंद्र ने चित्रित किया। अच्छा, मैं ही प्रश्न कर रहा हूं, मैं ही जवाब दे रहा हूं। चलो मैं रिवाज कर देता हूं कि मेरे को याद नहीं, मैं याद करके आया कि नहीं आया करके। क्यों ऐसा कर लेते? हम मैं ही रिवाइज कर लेता हूं, है
क्योंकि आप तो बस बैठे बैठे सुनते रहना, देखा जाओ बोलो कई बावड़ी मैडम देखे हुए। उदयपुर चित्र शैली का पहला उपलब्ध चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी था, जो तेज सिंह के काल में कमल चंद्र के द्वारा 1260 ईस्वी में चित्रित किया गया। ऐसा पढ़े, ये तम्र चित्रित पहला ग्रंथ है, पढ़े थे। इसके बाद हम साहिबदीन की बात किए थे कि साहिबदीन ने रामायण का चित्रित किया, रामायण को रागमाला का चित्रण किया था। रागमाला का चित्रण जगत सिंह प्रथम के काल में किया था, जो दिल्ली अजायबघर में दिल्ली संग्रहालय या दिल्ली अजायबघर में संग्रहित है, ये बात हुई थी। इसके बाद हमने आर्ष रामायण की बात की। आर्ष रामायण साहिबदीन और मनोहर ने चित्रित किया, ये बात भी पढ़े थे। इसके बाद हम पढ़े थे हीरानंद, सुपासने चर्यम, व्यास सुपासने चर्यम, याद आ रहे हैं? सुपासने चर्यम किसने चित्रित किया था? हीरानंद ने। किसने किया? हीरानंद। किसके काल में? मुगल के काल में। इसके पहले एक और पढ़े थे हम शायद, पंचतंत्र का कलीला और कलीला दमना, किसने चित्रित किया? नीरुद्दीन या नूरुद्दीन ने। नीरुद्दीन संग्राम सिंह है, सेकंड के काल में कलीला दमना क्या है? पंचतंत्र के 2 पात्र है, पढ़े थे। इसके बाद हम चर्चा किए, उदयपुर चित्र शैली हुई आपकी पूरी, मुख्य तौर पर इतनी याद रखने। इसके बाद शायद चावड़ पढ़े या नाद्वारा पढ़े? नाद्वारा चित्रशैली। नाद्वारा चित्रशैली का विकास श्रवण काल, राजसिंह का काल। उस चित्रशैली का उपनाम है पिछवाई और वल्लभ शैली, पिछवाई वल्लभ शैली, इतना पढ़े। इसके बाद इस चित्रशैली की विशेषता की अगर बात करें हम, किसकी विशेषता में मैंने कहा था श्रीनाथ के विग्रह चित्र, सांझी के चित्रण, केले की सांझी के चित्रण हुए। फिर और भी बात पढ़े थे, तो हम बात किए थे गायों का मनोरम चित्रण, सघन पृष्ठभूमि में सघन हरियाली, आसमान में देवी देवताओं के चित्रण, बाल श्री कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण यशोदा के बाल गवाले, और बस गायों का मनोरम चित्र, गाय बाल गवाले की बात आई थी। कृष्ण लीला की बात की। नाद्वारा चित्र शैली में चित्रित ग्रंथ कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? पढ़ेगा पिछवाई है विशेषता, मालती माधव है, पंचतंत्र है। नाद्वारा में पंचतंत्र का भी तो है, नाद्वारा में पंचतंत्र का ये क्या बोलते हैं, कादम्बरी का, और मालती माधव का, पृथ्वीराज वेली का बात हुई थी। पृथ्वीराज वेली, भूल क्यों जाते हो? पृथ्वीराज वेली। और एक बात की थी एकादशी महात्म में हुई थी बातें। इसके बाद हम ये रागमाला चित्रण की बात किए थे एक जगह हो, या तो कि रागमाला का चित्रण किस किस व्यक्तियों ने किया था। तो एक लाइन पड़ी थी, चाव में नशा करके मंगल जयपुर में उदय जैसी राग में गावे था। ऐसे ही था ना, चाव में नशा करके मंगल जयपुर में उदय जैसी राग में गावे था। जो वीर था वही कोट पहन के आवे था, ऐसी बात किए थे, है ना, कोटा में डालू राम। इसके बाद जो बात करेंगे आप, देवगढ़ की बात करेंगे आज। किसकी? देवगढ़ उप चित्र शैली की बात करते हैं। देखो, देवगढ़ उप चित्र शैली से पहले सुन लेना आप लोग, देवगढ़ एक ठिकाना था। देवगढ़ क्या है? ठिकाना, मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत? मेवाड़ रियासत। उस समय मेवाड़ के महाराणा जयसिंह थे। मेवाड़ के महाराणा कौन है? जयसिंह। मेवाड़ के महाराणा जयसिंह उस समय शासक हुआ करते थे। रावत द्वारकादास चुंडावत, जो चुंडा के वंशज है। किसके वंशज है? चुंडा के। अरे वही लाखा, जो हंसा वाली बात याद आई आपने, हिस्ट्री में पढ़ी होगी कि नारियल आया शादी के लिए। नारियल किसके लिए आया था? चुंडा के लिए, कुंवर चुंडा के लिए आया था, रामकुमार जिसका मूल नाम था। और शादी किससे हो गई थी? उसके पापा से, लाखा से। देखो अचंभे की बात, साग करना है छोरे को और शादी कर ले पापा। फिर वो चुंडा के साथ, चुंडा को कुछ अधिकार दिए थे राणा लाखा ने। राणा लाखा ने क्या दिए थे? अधिकार। सलूम्बर ठिकाना दे दिया जाएगा, यानी मेवाड़ के अंदर कोई भी राजशाही कार्यवाही होगी तो उसमें आपके सिग्नेचर चाहिएंगे, है ना। अगर महाराणा अगर वहाँ एब्सेंट रहेगा तो आपकी राज दरबार में आपकी हाजिरी जरूर रहेगी। ऐसी कुछ बातें हुई थी।
और चुंडा ने शादी की थी, ये बात ध्यान रखिएगा। कुंवर चुंडा ने शादी की थी, पर उसने वो वचन निभाया था कि अपने पिता के बाद, मृत्यु के बाद वो मुक्कल को क्या बनाएगा, राजा बनाएगा। इसीलिए राजस्थान का भीषम पितामह भी कहा गया उसे। अब चुंडा का ही एक वंशज है जिसका नाम द्वारकादास है चुंडावत था। इसने देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की। देवगढ़ ठिकाने की स्थापना करता है रावत द्वारकादास चुंडावत, जो जयसिंह के काल की बात है। किसके काल की है? जयसिंह के काल की बात है। अगर बात करें देवगढ़ उपचित्र शैली की, देवगढ़ उपचित्र शैली का विकास किसके काल में हुआ? तो रावत द्वारकादास चुंडावत। फिर इस चित्र शैली को जो प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है, यानी इसको विशेषतः लोगों के सामने रखने का जो काम किया है डॉक्टर श्रीधर अधारे ने किया। श्रीधर अधारे ने किया। किसने किया है? श्रीधर अधारे ने। एक लाइन मुझे और याद आ रही है उदयपुर चित्र शैली की, नहीं कौन सी पढ़े थे ना, दोबारा की पढ़े थे ना आप चित्र शैलियों के उपनाम हैं? हाँ, वो बात बीच में भूल गए अपन हैं। कौन सी? कमला ने लेके रामनारायण का नाम, चतुराई से घास में तुलसी इलायची मिलाई के, तुलसी इलायची मिलाई के चुपके से बैठे उदय को नाथ द्वारा में खिलाई। ले बाबू, सोना मोना बाबू खा लेके चुपके से, बताई को नहीं, घास में क्या मिला दी? इलायची। वो तुलसी और इलायची की बात करें तो वो किससे है? नाथद्वारा से। किससे है? नाथद्वारा से। याद रखना है वो। अब इस चित्र शैली की कुछ विशेषताएं हैं उपचित्र शैली की, कि एक तो इसमें पीले रंग की प्रधानता है। किसके रंग की? पीले रंग की। पीले रंग की प्रधानता है, जोधपुर चित्र शैली के समान है, क्योंकि जोधपुर चित्र शैली में पीले रंग की प्रधानता है। जोधपुर चित्र शैली के समकक्ष माने जाते। इसमें तीन का मिश्रण है, एक तो जोधपुर का, एक जयपुर का और एक है उदयपुर का। तीन चित्र शैलियों का इसमें मिश्रण माना जाता है। किस किस का? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। और किसके समान मानी गई है? किसके? जोधपुर चित्र शैली के। अब इस चित्र शैली की कुछ विशेषताएं, जैसे राशि ठाठ बाट है। राशि ठाठ बाट समझ रहे हो? राशि ठाठ बाट समझ रहे हो? आराम से बैठे राजा साहब, एक खाना पका रहे, नौकर चाकर आकर वो घूम रहे। जैसे आप शादी विवाह में होते ही हो, जैसे राशि ठाठ बाट शादी विवाह में नहीं देखते क्या? पर वही बात, आजकल तो खाना खाते हैं तो भी वो जमाना बदल गया भाई। पहले तो बैठ के खाया करता, खुद पेट भर लिया करता, दूसरे की चिंता आया करते हो, या 2 लड्डू डाली, आइए रे लाडू वाला, है ना। आजकल तो टिप लेके बाहर न पड़े रेट रे, बार बार गेल गेल न्यू अंडा जमाऊँ का, और बाद में समस्या मोटी जी की हुए ना, बाबा दो नड़ी पानी ढूंढना पड़े, और कड़ पानी नहीं पाओ तो वो आजकल टिश्यू पत्थर हुआ है, मुँह पूछो निकलो। यही होता है शादी विवाह। तो सा प्राकृतिक परिवेश, राशि ठाठ बाट। राशि ठाठ बाट का मतलब है आराम से बैठे हैं, राजा बैठे हैं, रानियां बैठे हैं, आगे नौकर चाकर है, राशि ठाठ बाट। कई बार क्या कर भाई कैसे मौज में, बोल बिल्कुल ठाठ बाट है साहब, मौज हो रही, मुज्जा हो रही है, बोलते हैं ना। ठाठ बाट का तो मतलब यही समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और शिकार के दर से इस चित्र शैली की विशेषता, एक तो प्राकृतिक परिवेश। प्राकृतिक परिवेश जानते हो, यानी पेड़ पौधों की मूर्तियां हैं, जीव जंतुओं की चित्र हैं। तो प्राकृतिक परिवेश की चित्रण, शिकार के दर से, राशि ठाठ बाट इस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है। खास करके इसके चित्रकारों की बात करें, अगर चित्रकारों की बात करें तो बड़े आसान से एक लाइन है, ऐसी गाने, कवलो अर्चन भक्तो नाथ देवगढ़ में चोखो नंगो रे। क्या कहा? कवलो अर्चन भक्तो नाथ देवगढ़ में चोखो नंगो हो रहे। देखो ये देवगढ़, इसमें बीच लास्ट में मैंने आपको एक बात कही थी कि लास्ट अपन क्लास पढ़ाएंगे, जैसे लास्ट अपनी क्लास होएगी तो उसमें क्या करेंगे, चित्र शैली के खास करके जो चित्रकार हैं उनको लास्ट में एक दिन अपन रिवाइज करेंगे पूरी क्लास को ही। जैसे चित्र शैलियों के चित्रकार अलग से, नाथद्वारा वाले अलग से, कुछ समानार्थी जो चित्र होते हैं, समानार्थी समझ रहे हो, एक चित्र शैली, एक चित्र कई अलग अलग शैलियों में बने होते हैं, कोई जयपुर में बना है, कोई उदयपुर चित्र शैली में, लास्ट में उनको एक करीम निकाल लेंगे अपन अलग छांट के, है ना, करीम अलग कर देंगे, खरपतवार छोड़ देंगे। क्योंकि अभी तो ठीक है आपको 5 लाइनें याद है, पर पेपर में बैठेंगे तो भूल जाएंगे यार कौन कौन सी हैं, तो लास्ट में इनको रिवाइज भी कर लेंगे। तो क्या बता, देवगढ़ चित्र शैली के चित्रकार कौन कौन है? कवलो अर्चन भक्तो नाथ देवगढ़ में चोखो नंगो हो रहे हो के, कवलो अर्चन भक्तो नाथ, कवलो अर्चन भक्तो नाथ देवगढ़ में चोखो नंगो हो रहे हो। अरे नॉर्मली बात कौन बोलिया करेंगे, नॉर्मल सी बात बोलो
कि बताए कौलो अर्चन, कौलो अर्चन भक्तो नाथ देवगढ़ में चोखो नंग हो रहे। एक तो कौलो का मतलब कौला आ गया, अर्चन का अर्चन हो गया, भगता का भगता हो गया, नाथ से बैजनाथ हो गया, देवगढ़ उपचित्र शैली हो गई, चोखो का चोखा हो गया, नंगो को नंगा हो गया। बस इतना ही है। देखो कौला अर्चन भगता बैजनाथ चोखा नंगा हो गया, बस इतना ही है। अब एक पर्सन यहां पे गजब बनता है, किस चित्तर शैली के चित्तर, किस चित्तर शैली के चित्तर अजारा रियोरी और मोती महल में देखने को मिलते भित्ति चित्रण के रूप में? तो उत्तर होगा देवगढ़। क्या बोला मैंने? किस चित्तर शैली के भित्ति चित्र अजारा रियोरी और मोती महल में देखने को मिलते हैं? तो आपका उत्तर होगा कौन सा? देवगढ़। अब जो हम बात किए हैं दोबारा रिवाइज करते हैं। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा कि देवगढ़ ठिकाना कहां पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। कहां पड़ता है? देवगढ़ ठिकाना पड़ता है राजसमंद में और मेवाड़ शाखा के अंतर्गत आता है। चित्तर शैली में मेवाड़ शाखा के अंतर्गत आएगा। इस ठिकाने की जो स्थापना की है वो रावत द्वारका दास चुंडावत ने की है। द्वारका दास चुंडावत ने की। इस शैली का विकास हुआ द्वारका दास चुंडावत के काल में। इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है डॉक्टर हैं, चलो देख के बोल दो, डॉक्टर श्रीधर आधारे को। इसकी विशेषता की अगर हम बात करें तो एक तो नॉर्मल सी बात हम पढ़े कि जोधपुर में पीले रंग की प्रधानता रही है, तो जोधपुर चित्तर शैली के समान है। जोधपुर चित्तर शैली के समान है, पीले रंग की प्रधानता है। जोधपुर, जयपुर और उदयपुर चित्तर शैली का मिश्रण है। प्राकृतिक परिवेश के चित्रण और शिकार के दृश्य और राशि ठाठ बाट। फिर इस चित्र शैली में अगर हम बात करें तो विशेष दूसरी बात होती है इसके चित्रकार। तो क्या था? कौलो अर्चन भक्तो नाथ देवगढ़ में चोखो नंगो और इतनी सी बात। अब इसके बाद जो अगली बात हम पढ़े कि किस चित्र शैली के, किस चित्र शैली में, किस चित्र शैली के भित्ति चित्र, किस चित्र शैली के भित्ति चित्र अजारा रियोरी और मोती महल में देखने को मिलते हैं? तो उत्तर होगा देवगढ़। ये पर्सन बनेगा अपना। हो सकता है भगता और हरचंद पूछ ले, कवला भगचंद पूछ ले, बताइए किस चित्र शैली के चित्रकार है। आजकल ऐसा ही पर्सन आता है कि कौन सा चित्रकार किस चित्र शैली का है, या कौन सा चित्र है किस चित्र शैली में बना है, ऐसा बोलते हैं। इसके बाद देखो चावंड उप चित्र शैली। चावंड जो पड़ता है उदयपुर में पड़ता है। चावंड कहां पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। कभी मेवाड़ के महाराणा प्रताप की राजधानी रही है। मेवाड़ के महाराणा प्रताप की राजधानी रही है। कब से कब तक रही पता है क्या आपको? 1585 से लेकर 1597 तक तो राजधानी रही है महाराणा प्रताप की, और 1597 के बाद 1620 तक 1615 तक मेवाड़ मुगल संधि तक राजधानी रही है अमर सिंह की। अमर सिंह के बाद राजधानी अमर सिंह बना लेता है 1615 मेवाड़ मुगल संधि में, बाद में चित्तौड़ को। ये पता है आपको। अब चावंड ठिकाना जो है, चावंड ठिकाना ये उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में मेवाड़ शाखा के अंतर्गत आता है। रही बात इस चित्र शैली की, इस चित्र शैली का जो विकास प्रारंभ हुआ है, विकास प्रारंभ महाराणा प्रताप के काल में इसका विकास शुरू हो गया था। प्रारंभ महाराणा प्रताप के काल में, पर सर्वाधिक विकास की अगर पूछता है कि चावंड उप चित्र शैली का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ, तो महाराणा अमर सिंह के काल में, जो महाराणा प्रताप के पुत्र है। महाराणा प्रताप के पुत्र। याद रखिएगा कि चावंड उप चित्र शैली का प्रारंभ या विकास अगर पूछ रहे हैं, ओनली प्रारंभ या विकास, तो महाराणा प्रताप कर देंगे, महाराणा प्रताप। परंतु ये कह रहा है कि चावंड उप चित्र शैली का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ, तो आप कर देंगे अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह। मेरी बात समझ रहे हो? अगर प्रश्न में ये पूछा जाए कि चावंड उप चित्र शैली का विकास किसके काल में हुआ, तो आप महाराणा प्रताप का काल कर देंगे। प्रारंभ भी महाराणा प्रताप काल कर देंगे। पर सर्वाधिक विकास की बात करेगा ना, तो महाराणा अमर सिंह के काल, और सवर्ण काल की भी बात करेगा तो महाराणा अमर सिंह का काल। इस चित्र शैली के दो प्रसिद्ध चित्र हैं। कितने? दो। एक तो चित्र बना है डोला मारू, डोला मारू चित्र, ये देखो, और डोलियो मारू ने लिया बैठो। हाँ बताऊंगा डोला मारू की भी। डोला मारू का जो चित्रण हुआ है 1592 में, 1592
92 में महाराणा प्रताप के काल में चित्रित हुआ। दिल्ली संग्रहालय में सुरक्षित है, दिल्ली संग्रहालय में सुरक्षित है। इस चित्र शैली के दो पारसी चित्र हैं, एक तो मैंने बताया ढोला मारू, जबकि ढोला मारू चित्र जोधपुर चित्र शैली का भी है। किसका है? जोधपुर। ढोला मारू चित्र जोधपुर चित्र शैली का भी है और चावड़ चित्र शैली का भी। याद रखिएगा, ढोला मारू का जो चित्र बना है वो जोधपुर चित्र शैली का तो प्रमुख चित्र है, प्रमुख है चित्र, परंतु चावड़ चित्र शैली में भी ढोला मारू का चित्रण हुआ है 1592 में महाराणा प्रताप के काल में, जो वर्तमान में दिल्ली संग्रहालय में सुरक्षित है। ढोलिये कौन कौन जाने? ढोलिये की ब्याह का टाइम उम्र 3 साल ही, तेरी तेरी मतोरो मतोरो वालों टबरी हो। और आज मरमण ही ने जी को लाड़ प्यार से क्या करते हो? मारू। लाड़ प्यार से नाम आजकल शादी के बाद में नाम बदल दे, है ना? नाम वो सुनीता बना दे सोना, है नाम वो मोनिका बना दे मोनू, है ना? है कि नहीं? जैसे अकबर ने हरका का नाम मरियम रखा, मेरी मरियम बोलता था, है ना? तो ये प्राचीन काल से चले नाम बदलना। तो ढोला की, जैसे ढोला जो कौन है, ढोले की बात बताऊं, थोड़ा सा ध्यान रहे कि ओ जी को ढोलियो नहीं, ए ढोलिये को मूल नाम सालो कुमार था। क्या नाम था? ढोले को मूल नाम के ओ सालो कुमार था, साले कुमार या सालो कुमार इनका मूल नाम था। नरवर मध्य प्रदेश के राजा नल का बेटा था। क्या को बताओ? अच्छा, बस राजा नल का। नरवर मध्य प्रदेश के राजा नल का बेटा था साले कुमार, ठीक है? और इसका विवाह हुआ था मारू उर्फ मरमण, जो पुंगल ठिकाने के पुंगल जंगल प्रदेश के पुंगल ठिकाने के स्वामी पवार की पुत्री थी। किसकी बेटी थी? क्या की बेटी? कहां की? पुंगल। जंगल प्रदेश के पुंगल ठिकाने के स्वामी पवार की पुत्री, 1.5 वर्ष की पुत्री का विवाह। कै साल की? देख लो, 1.5 साल की। आजकल टब्बर उन टाइम में शादी हो जाया करती, इंटेलिजेंट तो होता है उन टाइम का टब्बर है। 1.5 साल की को ब्याह हो, अब 1.5 साल की को ब्याह हो गई। उन टाइम डोलो कै साल को? 3 को। डोलो 3 को और मरमणे 1.5 साल की। थाली में फेरा है ऐसा बनका, क्या में थाली का में तेरी तेरी में तोरो मतोरो। अब जी की अहियाँ कह का या जो कि मारू जो मरमण है आज जुआन होगी, बड्डी होगी, तो थन बेरो टाबर बड्डा हुए बाद में बाल संवारना, शीशे के सामने देखनो है, बार बार मुंह बनानो, मुंह देखनो। आजकल मुंह बनावे और फिर फोटो खींचे, है ना? तो एक मम्मी बोली बेटा तेरे तो ब्याह कर रखे हुए है ना, सज संवरे। फिर भी पट्टो हो मार तो डोलियन फिर संदेश भेज जाइया। अब एक मालमणि की ढोले की दूसरी रानी, ढोले की दूसरी रानी को नाम क्या हो? मालमणि। मालमणि पुंगल ठिकाने खाने से कोई भी व्यक्ति आया कर तो बैन मरवा दिया करती। बाद में फिर डाडी जाति को एक आदमी हो बैन गालो डोली ने, डाडी जाति कर बड़ पाड़ो भाई, बड़ संदेश भेजो डोले कि तेरी मरमण है, तेरी बाट जो है, अगर तू नहीं आयो तो ये पहली बरसात की पहली बिजली का सागा मर जाएगी। डोले इतनी बात समझी तो डोलो भाग्यो है, डोलो के हो भाग्यो। कहते हैं राजस्थान में आते हैं, ऊंट पर रहते, दोनों की प्रेम चर्चा बड़ी चर्चा में थी, क्योंकि लोग आया कि आजकल ये खटाव शुरू से आदत हुए, ये ले अतरा करें लुगाई, है ना? तो भाई आंगली मुंह में दाब के ना, ए देख शर्म ही को नहीं, यही मरमण ऊँ पे ऊँटड़े के ऊपर बैठे सब गई चढ़ी जावे हैं, मेके लुगाई को नहीं अया बोले जावे। एक प्रेम चर्चा पूरे ठिकाने पर चली थी, इसलिए इसकी चित्रशैली प्रेम कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। कहीं बाद में डोलियो वापिस भी आवे, रास्ते का में डोलिए की मृत्यु जो सांपलो भी खज्जे, पर आप मरमण जब आप मरने चले बाद जी कठे पार्वती को हो जाओगे और फिर डोलियो जीवित करते, डोलियो रस्यो और बस्यो। ए डोला मारू पे बहुत सी चीजें पढ़ी आपा, एक पढ़ी आपा राजस्थान की साहित्य कृतियां पढ़ी तो डोला मारू रादुआ कवि कलो, क्या नहीं पढ़ा बताओ? पढ़ा कि नहीं? डोला मारू रादुआ किसने लिखा था? कवि कलोल ने लिखा था। अब डोला मारू गीत सिरोही का प्रसिद्ध है, डाडी जाति के लोगों द्वारा गाया जाता है। डोला मारू नृत्य
अरे ढोलिए की मारू नृत्य करे ही तो ढोली नाव थी झाड़, तो है झालावाड़। फिर डोला मारू चौपाई, डोला मारू चौपाई थाने मैंने कही थी भैया याद न रहे तो चौपाई राम आम भाषा के खाट ऊँ पे सोनो वह कुशल पूर्वक वह लाभ, तो कुशल है लाभ। पढ़ियो नहीं। एक डोला मारू री कविता, डोला मारू रा कविता आ लिखी चंदू डाडी, कणे चंदू डाडी आ याद है। अब देखो जी की बात डोला मारू की बात करें तो डोला मारू जी को चित्र है वो चावण उप चित्र शैली में भी चित्रित किया गया और जोधपुर चित्र शैली में जसवंत सिंह के काल में भी चित्रित किया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद अमर सिंह के काल का एक चित्र है रागमाला। कौन सा? रागमाला। अमर सिंह के काल में रागमाला का चित्रण 1605 ईस्वी में 1605 ईस्वी में चित्रित किया गया था। किसने किया था? नसीरुद्दीन या निसारुद्दीन। अब आपको ये देखना, ये है भाई कौन सा चित्र है? रागमाला का। कह को रागमाला। अब आज के ने चमची ले रखी है सोना मोना बाबू के खावे है, के खावे खाणो कर लियो ओथे गासी लियो बाद में मैं खाऊंगी भाई ये करे के प्रेम परसम चित्र है। ऐ देख न्यू कह देख मैं तेरे झाड़ू से झाड़ा खा दूंगी तेने। तो रागमाला का जितना भी चित्र बने हैं रागमाला के ऊपर अया कई चित्र बने। पहले ये हुआ करता भी कैमरों को नहीं तो हाथ से बनाया करता हो। तो रागमाला ग्रंथ का जो चित्रण किया गया मैंने आपको बताया था, चाव में नशा करके मंगल है ना, जयपुर में उदय जैसी राग में गावे था, परंतु जो वीर था वही कोट पहन के आवे था। याद है कि ना? बोलियो ना पेपर में आ जागो है, बाद में दिक्कत हो जाएगी। वो एरियो छोड़ना पड़ेगो, वो पेरिस दोबारा थोड़ी मिलेगो राजगढ़ डालो है। तो बोलिया करो सागर सागर। तो रागमाला ग्रंथ का जो चित्रण हुआ 1605 में अमर सिंह के काल में निसारुद्दीन या नसीरुद्दीन ने किया। आपको इतनी बात है याद रखनी। ये हो गई आपकी नाथद्वारा। नाथद्वारा में इतना ही है, नहीं सॉरी चावड़ में। चावड़ चित्र शैली का प्रारंभ विकास महाराणा प्रताप के काल में, सर्वाधिक विकास अमर सिंह के काल में और श्रवण काल अमर सिंह के काल में। ठीक है। इसके बाद हमने इसके दो प्रमुख चित्र पढ़े, एक है डोला मारू और एक है रागमाला। डोला मारू का चित्रण महाराणा चावड़ चित्र शैली में महाराणा प्रताप के काल में 1592 में हुआ, जो दिल्ली संग्रहालय में सुरक्षित है। फिर हमने बात की कि डोला मारू का जो चित्र है वो जोधपुर चित्र शैली का भी प्रसिद्ध चित्र है, जो मारवाड़ शैली में जसवंत सिंह के काल में चित्रित किया गया था। ये बात बोली गई। इसके बाद दूसरा चित्र बात आई रागमाला। रागमाला का चावड़ चित्र शैली में चित्रण किया गया है किसके द्वारा? निसारुद्दीन या नसीरुद्दीन अमर सिंह के काल में 1605 ईस्वी में। फिर रागमाला और रागमाला सेट के जो चित्रण हुए हैं उस वो पंक्ति याद रखेगा कि चाव में नशा करके मंगल है ना, जयपुर में मंगल, जयपुर में उदय जैसे राग में गावे था, परंतु जो वीर नहीं, हाँ जो वीर था वही कोट पहन के आवे था। ऐसे याद रखनी है। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो बात है वो सापुरा उपचित्र शैली है। कौन सी है? सापुरा। जो मैंने बात बोली शायद आपको समझ में आई होगी, या ऊपर से गई। दो ही ऑप्शन है आपके पास, तीसरा ऑप्शन नहीं है। डोला मारू की फोटो खींच ली? चलो फोटो खींच लो, खींच ली? चलो ठीक है। याद रखना जो डोला मारू आए तो इसकी तरफ देखो, मुंह करके कैसे मुंह कर रखा है इसने, हैं? ले भाई, हाँ। प्रारंभ हुआ महाराणा प्रताप, विकास महाराणा प्रताप के काल में, सर्वाधिक विकास अमर सिंह के काल में, श्रवण काल अमर सिंह। डोला मारू का चित्रण 1592 में महाराणा प्रताप के काल में दिल्ली में हुआ, दिल्ली संग्रहालय नहीं सॉरी चावड़ चित्र शैली में हुआ, दिल्ली संग्रहालय में सुरक्षित है। डोला मारू का चित्रण जोधपुर चित्र शैली में भी बना जसवंत सिंह के काल में। इसके बाद देखो डोले की बात करो, डोले का मूल नाम क्या हो? साला कुमार, 3 साल को हो। मरमणे 1.5 साल की, पुंगल ठिकाने की स्वामी पवार की पुत्री थी।
और सालेह कुमार या डोला नरवर के राजा नल का बेटा था। नरवर के राजा नल का, क्योंकि इसी नल के वंशज बाद में आगे राजस्थान में आकर कछुआ कहलाए। तेजकर्ण उसी राजा नल की 21वीं पीढ़ी का 33वां शासक तेजकर्ण दुलहराय, तेजकर्ण दुलहराय, जिसका विवाह दोषा माची मोरा वाला एरिया में राजसी के बेटी सुजान से विवाह हुआ और उसी ने फिर राजस्थान में कछुआ वंश की नींव रखी। आगे उसी के वंशज है। देखो डोलिये को वंशज भी राजस्थान में राज भी करता है। इसके बाद एक चित्र शैली है सापुरा चित्र शैली। सापुरा की अगर स्थिति देखें, सापुरा जयपुर में भी है, सापुरा भीलवाड़ा में। हम बात करें सापुरा भीलवाड़ा वाले की, जिसकी स्थिति भीलवाड़ा में है और ये मेवाड़ शाखा के अंतर्गत आता है। इस चित्र शैली की, सापुरा उप चित्र शैली की प्रमुख विशेषता फड़ चित्रण रहे। क्या रहे? प्रमुख विशेषता फड़ चित्रण रहे। अब फड़ होता क्या है? फड़ क्या होता है कि देवी देवताओं के प्रशंसा में जो चित्र बनाए जाते हैं, प्रशंसा में जो चित्र बनाए जाए, कपड़े के ऊपर देवी देवताओं के चित्रों सहित प्रशंसा के चित्रण करना, उनके प्रशंसी से चित्र बनाना क्या कहलाता है? फड़ कहलाता है। और इन फड़ चित्रण में भीलवाड़ा का, सापुरा भीलवाड़ा का जोशी परिवार बड़ा सिद्धहस्त है। भीलवाड़ा का, सापुरा भीलवाड़ा का जोशी परिवार बड़ा ही सिद्धहस्त है। फड़ का जो रंग होता है प्राय लाल और हरा होता है, लाल और हरा। देखिएगा अभी अपन फड़ की बात करते हैं। देखो मुख्य रंग जो दिख रहा है आपको लाल दिख रहा है। ये जो फड़ है ये वाली, ये देवनारायण जी की फड़ है, ये पाबू जी की फड़ है। किसकी है? पाबू जी। यानी फड़ों में अगर देखें तो फड़ का जो मुख्य रंग दिखेगा वो ज्यादातर रंग आपको क्या दिख रहा है? लाल। और दूसरा रंग क्या दिख रहा है? हरा। लाल और हरे रंग के लोग देवी और देवताओं के चित्र हैं इसके ऊपर। कहीं वो बातें कर रहे हैं, कभी वो खाना वाना कर रहे हैं, यानी कहीं पे वो घोड़े पे जा रहे हैं, ऐसे सारी उनके प्रशंसी चित्र होते हैं और कपड़े पे बने होते हैं। कपड़े के ऊपर देवी देवताओं के चित्रों सहित प्रशंसा का जो वर्णन चित्रण किया जाता है वो फड़ होती है, जिसका मुख्य रंग है लाल। दिख तो रहे ना, ये इसलिए चित्र दिखाए जाते हैं ताकि आप जब परीक्षा हॉल में आए ना तो फटाक से क्लास में आए और देखें कि आपको फोटो क्लिक करेंगे माइंड में तुरंत आएगी, देखेंगे लाल था पीला। पर कभी रात को सो जाना, अन्यथा लाल पीला दिखेगा, पीला हरा दिखेगा। पेपर से पहले सो जाना चाहिए, 2 दिन पहले किताब नहीं खोलनी चाहिए, मस्ती करनी चाहिए, है ना, गाने वाने सुनो रंगीन, हाँ अच्छा रहता है मूड। तो लाल है, हरा, लाल हरा रंग है। और ये बात की कि फड़ चित्रण में सापुरा भीलवाड़ा का जोशी परिवार बड़ा ही सिद्धहस्त है, जोशी परिवार सिद्धहस्त है। और ये जो फड़ होती है, क्या है फड़? तो मैंने कहा कपड़े के ऊपर देवी देवताओं के चित्रों सहित उनकी प्रशंसा का जो चित्रण होता है वो फड़ कहलाता है। फड़ के लिए जोशी परिवार सिद्धहस्त है, फड़ के लिए जोशी परिवार सिद्धहस्त है। फड़ का जो प्रमुख रंग होता है वो लाल और हरा होता है, लाल है हरा होता है। प्रसिद्ध चितेरे जो हैं, प्रसिद्ध चित्रों की बात बड़ी गजब है, याद हो जाएगी आपको। यानी जैसे लाइन पढ़ोगे ना, चिंता मत करो, एक बार मेरे साथ गुनगुनाना है, बोलना है। इसके बाद लास्ट में क्या करेंगे अपन, एक साथ सारी चीज चेक लें। पार्वती के नंदलाल ने, पार्वती को नंदलाल है, पार्वती के नंदलाल ने चौथ के वक्त, अपना क्या करें, चौथ का वक्त है, सुबह का वक्त, शाम का वक्त, रात का वक्त, डर लग गया है ना, बोले आ रहे ने। तो ये मैंने थोड़ा ताज़ा ही बनाया, अभी मैंने कल कुछ बैठा था तो मैंने सोचा यार ऐसे तो याद नहीं रहेगी, है ना, तो कुछ नया हो जाए ना वर्जन, क्योंकि नई नई चीज़ें आपके सामने आती रहें तो आपको ज़्यादा याद रहेंगी। तो पार्वती के नंदलाल ने चौथ के वक्त शांति से, चौथ का टाइम तो भाई शांति से रहे आदमी, थन बेरू ये करवा चौथ ने तो भैया आदमी शांत पर है, कुंद रह के, है ना, किमी भी मंगवा ले, क्यों नंद, सही बात है ना। हाँ, हमारा देवानंद भी कहे सही बात है। वो दिन देख मम्मी पापा ने किमी कहे, जो पापा बोल रहे को नहीं तो सीधी न्यू कहते मैं व्रत तोड़ दूंगी, है नहीं। तो पार्वती के नंदलाल ने चौथ के वक्त शांति से सूरज के प्रकाश को देख, सूरज का प्रकाश आदमी मान लियो कि सूर्य को के प्रकाश है,
सूरज के प्रकाश को देख धूल में मुख को टेक्यो, धूल में क्या टेक्यो, मुख को। पहले बिल्कुल शांति से बैठे हो। पार्वती के नंदलाल ने चौथ के वक्त शांति से सूरज के प्रकाश को देख धूल में मुख का टेक राम के अमर गीत गाए। बोला क्योंकि तू रहे। तो देखो पार्वती हो गया, नंद से नंदलाल हो गया, लाल से श्रीलाल जोशी हो गया, चौथ से चौथमल हो गया, भक्त से भक्तावर हो गया, शांति से शांति लाल हो गया, सूरज से सूरजमल हो गया, प्रकाश से प्रकाश हो गया, धूल से धुलजी हो गया, मुक्का से मुकुंद हो गया, टेक से टेकचंद हो गया, राम से राम दया हो गया, राम दया हो गया, रामचंद्र हो गया, अमर से अमरदास। बात बस अमर सिंह। बात समझ में आई। नाम इसमें है पार्वती, नंद से नंदलाल, लाल से फिर श्रीलाल जोशी, चौथ से चौथमल। चौथमल ये वही चौथमल है जिसने रामदेव जी की फड़ का चित्रण किया था सबसे पहले। इसके बाद भक्त से भक्तावर हो गया, शांति से शांति लाल हो गया, सूरज से सूरजमल, प्रकाश से प्रकाश, धूल से धूलजी, मुक्का से मुकुंद, टेक से टेकचंद, राम से राम दया और फिर अमर से अमर से। ये प्रमुख चित्रकार है। अब बात आते हैं कि पहली चित्रकारिणी गुण है प्रथम फड़ची तेरी, प्रथम है फड़ची तेरी, प्रथम फड़ची तेरी पार्वती जोशी सापुरा भीलवाड़ा से। और इनमें जो प्रसिद्ध चित्रकार रहा है फड़चितेरों में वो श्रीलाल जोशी, जिसे पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। श्रीलाल जोशी, श्रीलाल जोशी प्रसिद्ध चितेरा है फड़चित्रण में, जिसे पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। अब एक है शांतिलाल जोशी। शांतिलाल जोशी ने कौन कौन सी फड़ों का चित्रण किया? अमर सिंह राठौड़ की बात कौन नहीं जानता, जो नागौर के शासक रहे, जोधपुर से बिलोंग करते थे, है ना। अमर सिंह। पृथ्वीराज चौहान को कौन भूल जाता है भाई। अमर सिंह, पृथ्वीराज गोगा जी की, और एक गणगौर की स्वारी, गणगौर की स्वारी, एक संयोगिता हरण, संयोगिता हरण की हल्दी घाटी की युद्ध की, पद्मनी जौहर की, पद्मनी जौहर की नहीं सॉरी पद्मनी जौहर और संयोगिता हरण। पद्मनी हरण बोल गया क्या मैं? पद्मनी जौहर, संयोगिता हरण और एक शिवाजी। इनके ऊपर फड़ का जो चित्रण किया गया है वो शांतिलाल जोशी ने किया। राजस्थान की पहली ऐतिहासिक जो फड़ है वो हाड़ी रानी की घटना पे है। किस पर है? राजस्थान की पहली ऐतिहासिक फड़, राजस्थान की पहली ऐतिहासिक फड़ है हाड़ी रानी की घटना पे, जो सैलकवर की घटना, रतन सिंह चुंडावत वाली घटना। रतन सिंह चुंडावत की रानी ने, सैलकवर ने जब क्या किया था, गर्दन काट के अर्पित कर दी थी, वो घटना के ऊपर। तो शांतिलाल जोशी ने अमर सिंह की, पृथ्वीराज की, गोगा जी की, गणगौर की सवारी की, संयोगिता हरण की, पद्मनी जौहर की, शिवाजी की आदि फड़ का चित्रण किया। एक बार्सिलोना जो था, बार्सिलोना में ओलंपिक चला था 1991 में, इन फड़ों का चित्रण किया गया था, दिखाई गई थी भैया ये फड़ 1991 में, कि हमारे राजस्थान वाले ऐसे ऐसे हुए। उस समय कलर नहीं था, हमारे आज वैसे कलर भर दिए थे, आज तक वैसे के वैसे पड़े, इनका कलर नहीं जाता सब, वैसे के वैसे है ये। एक है प्रदीप मुखर्जी ने 108 चित्र रामचरितमानस के लघु चित्रों का चित्रण किया। किसने? प्रदीप मुखर्जी ने 108 लघु चित्रों की रामचरितमानस पर एक फड़ चित्रण किया, फड़ बनाई। राजस्थान की प्रथम ऐतिहासिक फड़ जो मैंने बताई थी हाड़ी रानी की घटना पर बनी है। कौन सी? हाड़ी रानी की घटना। अब बात करते हैं कुछ देवनारायण की। देवनारायण जी और औषधि वाला उद्दल भगवान कहते हैं, उद्दल है भगवान, औषधि वाला देवता कहते हैं, है ना। औषधि वाला देवता, आसिंद भीलवाड़ा, गोड़ दड़ावता आसिंद भीलवाड़ा, देव डूंगरी पता है आपको, इनके देव डूंगरी है, देव माली है, देव धाम निवाई टोंक वाला है, इनके प्रधान स्थान विशेष मंदिर हैं। तो देवनारायण की फड़ की बात करें तो ये देवनारायण की जो फड़ है सबसे प्राचीन फड़ यही मानी जाती है। लोक देवताओं में सबसे प्राचीन फड़ किसकी है? देवनारायण जी। और इस फड़ का सर्वाधिक बार चित्रांकन हुआ है, सर्वाधिक चित्रांकन भी हुआ है, सर्वाधिक बार भी चित्रांकन हुआ है। याद रखेगा, क्या बोला मैंने? देवनारायण की फड़ का सर्वाधिक चित्रांकन हुआ, सर्वाधिक बार चित्रांकन हुआ, सबसे प्राचीन है, सबसे लंबी है, 25 हाथ ऐसा, एक हाथ है या बोलू जब है,
25 हाथ है ये, 25 हाथ लंबी है, 25 हाथ है लंबी। इसका जो वाचन करते हैं वो गुर्जर भोपे करते हैं, जंतर वाद्य के साथ करते हैं। कौन है? गुर्जर भोपे जंतर वाद्य के साथ। आप अच्छे से जानते हैं कि देवनारायण जी के मंदिर में मूर्ति नहीं होती, ईंट की पूजा होती है। इसका जो चितेरा था, यानी देवनारायण की फड़ का जो चित्रण किया है सबसे पहले, वो श्रीलाल जोशी है, श्रीलाल जोशी। वर्तमान में ये जर्मनी संग्रहालय में पड़ी है। हमने तो क्या इनकी कीमत ही नहीं जानी। देखो, जो श्रीलाल जोशी ने सबसे पहले ये जो फड़ बनाई थी, श्रीलाल जोशी ने, वो फड़ वर्तमान में जर्मनी संग्रहालय में सुरक्षित है आज भी। इसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ था सितंबर 1992 में 5 रुपए का। 2011 के अंदर फिर डाक टिकट जारी हुआ है। बाबू जी पे भी, तेजा जी पे भी होता है। 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी। तो 2011 में 5 रुपए का इनके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ था, इसकी फड़ के ऊपर। फड़ की बात कर रहा हूं, किसके ऊपर? फड़ पे। इसके बाद फड़ चित्रांकन में इनका जो घोड़ा है लीलागर है। इनकी घरवाली का नाम पीपल दे है। देवनारायण जी की घरवाली का नाम क्या है? पीपल दे। घोड़े का नाम लीलागार है ना। उस लीलागार का जो कलर दिखाया गया है वो हरे रंग का। चित्र में देख लो, ये रहा, नहीं दिख रहा क्या आपको? यानी देवनारायण की फड़ में जो इनका घोड़ा लीलागार है उसका रंग कैसा दिखाया गया? हरा रंग दिखाया गया है। ये इसी से कुछ निकाली हुई बातें कि देवनारायण की जो फड़ है उसमें इनका जो घोड़ा लीलागार है उसको किस रंग का दर्शाया गया? तो हरे रंग का। दिख गया ना आपको हरे रंग का। इसके बाद जो हम बात करें तो अगली बात है पाबू जी। कौन नहीं जानता भाई पाबू जी को, है ना? एक बात पढ़े थे, पापा बाबू पापा, कोल में मारो डुको टाबर चालो डिचो डिचो, ऐसे बोले थे। याद रखने का तरीका था कि पाबू जी पापा बाबू पापा, कोल में मारो डुको, यानी कोल्लू मंडे जोधपुर में जन्म, टाबर चाले ढीचो ढीचू, डेचो गांव जोधपुर, समाधि स्थल हो गया याद। फिर शादी को भी माहौल बताया था ना, मैं कहानी सी बताई। बाबू जी की मांडदी ब्याह, बाण को नाम है सोनड़ी, भैयों को नाम है जिंदराव खींचे, गायों को बचाया था उसका नाम था देवलबाई चारणी। देवलबाई चारणी की गायों को बचाया था अपने बहनों जिंदराव खींची, जाय नरेश से, जायले नरेश से, सब जानते हैं भाई। तो उन टाइम आप बात करी ही कि शादी को माहौल हो, शादी में गानों चाल हो, हैं गानों के चाल हो, हैं दे दे प्यार दे प्यार दे, यानी घरवाली का नाम सु प्यार दे, हैं दूध पियायो केसर हल्दी मिला के, केसर कालमी, केसर कालमी, देवी देवता दुकाया देवलबाई चारणी, हैं पर उनको जिज्जो सा हो, वो टूल तो आओ हो पीके, हैं जिंदगी दुनिया। उनकी बाण को नाम क्या है? सोंडी। गानो चलो सोंदी जड़ी दे जोड़ी, सोंदी जड़ी, और वो डांस करते आओ सोंदी जड़ी का भी, हैं तो बके ए जिन तो एक व्यायाम शादी में कहीं हो रही है। अब बताइए थी, पूरी हो गया पाबू जी पूरा। पाबू जी की फड़ सबसे छोटी है, सबसे चौड़ी है, सबसे छोटी सबसे चौड़ी, कम चित्रांकन नहीं है, चित्रांकन है ये, सबसे कम चित्रांकन है, चित्रों इन पे कम है, चित्रांकन इसमें क्या हुए हैं? कम हुए। चित्रांकन की बात करेंगे तो सबसे कम है चित्रांकन हुआ ऐसा। सबसे प्रसिद्ध है, चांदी से बड़ी फड़ है, लोकप्रिय फड़ मानी जाती है, और वाद्य है रावणे हत्ता, रावणे हत्ता। अब बाबू जी की फड़ का जो वाचन करते हैं थ्योरी, कौन से थ्योरी, बस थोड़ी देर रुको ना, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा, फिर मैं लिखाऊंगा अच्छे से सारी बातें। चांदी की फड़ है, सबसे लोकप्रिय फड़ है, रावण अथा वाद्य होता है, और इसका जो वाचन करते हैं थ्योरी और नायक जाति के भूपे इनका वाचन करते हैं। ऊंट जब बीमार हो जाता है, ऊंट जब बीमार हो जाता है तो ऊंट के बीमार होने पर बाबू जी की फड़ का वाचन करते हैं। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय बाबू जी को जाता है, और आपको पता है कि ऊंट राजस्थान में गिफ्टेड रहा है ना। आपके भाई की छोरी ने कह दिए हो, गिफ्ट में दिए हो ऊंट। टाइम देखो कितना कितना बड़ा केमल को दिया था, केमल, क्या बात है गोगा जी। बाबू जी की यश की जो बातें आती है, बाबू जी के यश का जो गुणगान करते हैं वो थ्योरी जाति के लोग सारंगी वाद्य के साथ करते हैं, जबकि बाबू जी की जो पवाड़े होते हैं, बाबू जी के पवाड़े
वो रेबारी जाति के लोग माठ वाद्य के साथ उनका गाते हैं। इसके बाद रामदेव जी उंडू कश्मीर बाड़मेर में जन्मे हैं। उनका समाधि स्थल रुणीचा जैसलमेर में है। राम सरोवर पाल रुणीचा जैसलमेर है ना। रामसा पीर, पीरों का पीर, रुणेचारा धणी, कर्षण का अवतारी सबको याद है ना। और इनका जो वाद्य है वो भी रावण आता है। वाचन करते हैं कामड़ जाति के लोग, जबकि आपको पता है कि कामड़ जाति के लोग, जो कामड़ जाति की महिलाएं होती है, रामदेव जी के मंदिर में 13 ताली नृत्य करते हैं। 13 ताली नृत्य रामदेव जी मंदिर का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। सर्वप्रथम इसका चित्रांकन चौथमल जोशी ने किया था, ऐसा अपन पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद रामदला कर्षण दला की फड़ है। रामदला कर्षण दला की फड़ का वाचन दिन में होता है। बाढ़ जाति के लोग दिन के समय इसको बिना वाद्य प्रयोग में नहीं लेते, बिना वाद्य के इसका वाचन करते हैं। ये जो रामदला कर्षण दला की जो फड़ है, ये हाड़ौती क्षेत्र की प्रसिद्ध बार बार पूछी गई है। हाड़ौती क्षेत्र में रामदला कर्षण दला की फड़ का वाचन होता है। बैसासुर नहीं है, ये भस्मासुर है। क्या है? भस्मासुर। भस्मासुर की जब फड़ की बात करें, भस्मासुर की फड़ का वाचन भस्मासुर की फड़ का वाचन नहीं होता। चोरी करने वाली जाति जो बावरी होती है उसकी पूजा करती है। क्या करेगी? पूजा। तो बस मौन वाचन होता है। मौन का मतलब मन ही मन धारण कर लेते हैं, ये इतनों लेके आऊंगा, इतनों तेरे चढ़ाऊंगा। तो बावरी जाति के लोग इसका मौन वाचन करते हैं, मतलब वाचन वैसे होता ही नहीं है, वाचन नहीं होता। रामदला कर्षण दला में क्या नहीं है? वाद्य नहीं है। इसमें बोलते नहीं, मन आप कुछ भी दोहराओ, किसको पता चलता है? पूजा करते हैं। तो चोरी करने से जाने से पहले फड़ की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। एक पाती मांगना होता है, पाती मांगना। बावरी जाति के लोग जब चोरी करने जाते हैं उससे पहले भस्मासुर से आशीर्वाद लेते हैं। क्या लेते हैं? आशीर्वाद के साथ मैं अगला का दोबारा पूछूं अर्थे बे का दिद्दा के कर दियो बात है, मैं जी को ले आऊंगो आदो थारो आदो मेरो ऐन के पाती मांगो। एक होता है फड़ ठंडी करना, फड़े ठंडी करना, फटी हुई फड़ को पुष्कर जल में विसर्जित करना, फड़ ठंडी करना होता है। इसके साथ आपकी मेवाड़ चित्र शैली होती है समाप्त। ठीक है, अब बचे आपकी जोधपुर शैली, जोधपुर मारवाड़, जयपुर वाली और हाड़ौती। हमने पूरी 3 क्लास में ये पूरी की पूरी मेवाड़ चित्र शैली पढ़ ली है।